उस कमरे को अंदर से देखते ही उन सब की आंखें जगमगा गई। इतनी पुरानी हवेली होने के बावजूद भी उस हवेली का वो कमरा किसी राजमहल के दरबार खास की तरह लग रहा था। वहां अंदर से बहुत कुछ आलीशान था। कमरे में चारों तरफ लगे हुए खंभों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। शानदार नीले रंग का मखमली कालीन बिछा हुआ था जिस पर धूल का नामो निशान नहीं था। छत पर वैसा ही बड़ा सा झूमर लटका हुआ था। उसमें मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के सारे लाइट्स जगमगा रहे थे। वहां पर लगी तस्वीरों में कुछ तस्वीरें जानवरों की थी, कुछ इंसानों की, लेकिन जिस तरीके से वो तस्वीरें लगाई गई थी उनमें खास बात थी। ये भयानक से दिख रहे बड़ी मूंछों वाले आदमी की तस्वीर के बाजू में शेर और भालू की तस्वीरें लगी हुई थी और उस कमरे में एक खूबसूरत औरत की भी तस्वीर थी। उसके आसपास हिरन और मोर की तस्वीरें लगी हुई थी। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि उस औरत की तस्वीर में वो शादी के लाल जोड़े में थी। पुराने जमाने में 3D स्टाइल में बनी वो एक जीती जागती औरत लग रही थी। उसने बहुत सारे खूबसूरत गहने पहने हुए थे और 16 श्रृंगार किया हुआ था। उसके माथे पर सुर्ख लाल बिंदी और मांग में सिंदूर लगा हुआ था। गले में बड़ा सा मंगलसूत्र और सोने का हार था। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। पैरों में घुंघरू वाली पायल। अलता और घुटनों के नीचे तक लंबे काले बालों में खूबसूरत गजरा पहनी हुई वो औरत किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी तस्वीर पर लाल फूलों की एक बड़ी और लंबी सी माला लटक रही थी। उसके हाथों में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें लोबान जलती हुई दिखाई दे रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस कमरे में भी लोबान की ही खुशबू आ रही थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा का तो ध्यान इस तरफ नहीं गया, लेकिन उस तस्वीर के इस अजीब पहलू पर गौरी ने जरूर ध्यान दिया था। वो बस टकटकी लगाकर उस तस्वीर को ही घूरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस तस्वीर में ही समा जाएगी। वो कमरा भी हवेली के बाकी कमरों की तरह बहुत बड़ा था। जब वे तीनों आगे बढ़ने लगे तो उनके कदमों की आहट उस कमरे में गूंजने लगी। इस बात पर उन तीनों ने गौर किया और वे लोग एक साथ उसी जगह पर खड़े हो गए जहां वे लोग इस वक्त थे। लेकिन उनके रुक जाने के बाद भी कदमों की आहट उस कमरे में बंद नहीं हुई थी। तो क्या वहां पर उन तीनों के अलावा कोई और भी उनके साथ चल रहा था? क्या हवेली का कोई भूत वहां पर भी मौजूद था? शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो पूरी की पूरी हवेली ही भूता थी। न जाने कितनी भटकती आत्माएं वहां पर कैद थीं। अचानक हवेली में एक मदहोश कर देने वाला रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। उसे सुनकर सिद्धार्थ और गौरी अपना होश खोने लगे। सिद्धार्थ टकटकी लगाकर सिर्फ गौरी को ही देखने लगा। उस बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से सिद्धार्थ को गौरी और भी खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ को लग रहा था कि उसने आज तक गौरी की जितनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके कदम खुद ब खुद गौरी के करीब बढ़ने लगे। लेकिन कहां से आया था ये म्यूजिक और सिद्धार्थ के मन में एक शायद इतनी प्रबल कैसी हो गई? इससे पहले कि उन्हें कुछ दिखाई देता, गौरी उस तस्वीर की तरफ आगे बढ़ने लगी। बाबा, लगता है गौरी को उस तस्वीर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। सिद्धार्थ, उसे जल्दी रोको। उसे उस तस्वीर की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम दोनों से कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें किसी भी अनजान चीज को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये खतरनाक हो सकता है, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा। सिद्धार्थ दौड़कर आगे बढ़ा और उसने गौरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस तस्वीर ने गौरी को ऑलरेडी अपनी तरफ खींच लिया था और सिद्धार्थ ने बस अपने 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि वो अचानक हवा में उड़ गया और बहुत जोर से अपने पीछे की दीवार पर टकरा गया।
ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने उठाकर उस दीवार पर दे मारा हो। सिद्धार्थ के सिर से खून आने लगा और उसकी कलाई भी मुड़ गई थी। दर्द से तड़पने लगा। उसके बाद वहां किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी, लेकिन उस आवाज से जहां सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा की धड़कनें बढ़ गई थी, वहीं गौरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बूढ़े बाबा दौड़कर सिद्धार्थ के पास गए, लेकिन गौरी को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से खिंची जा रही थी। और जैसे ही गौरी ने उस तस्वीर के गले में लटके लाल फूलों की माला को हाथ लगाया, ऐसा लगा जैसे गौरी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। उससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस झटके की वजह से कपकपाकर गौरी वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो गई। बूढ़े बाबा की मदद से जैसे तैसे सिद्धार्थ उठा और गौरी के पास पहुंचा। बाबा, गौरी को क्या हो गया? और उस तस्वीर की माला छूते ही ऐसा क्यों हुआ? सिद्धार्थ, इन सब बातों को करने का अभी कोई फायदा नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी इस अभिमंत्रित पानी का गौरी पर छिड़काव करना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है, बाबा ने कहा। लेकिन बाबा, इतना कहकर सिद्धार्थ रुक गया। सिद्धार्थ, लेकिन कुछ नहीं। चलो जल्दी इस पानी का छिड़काव करते हैं और गौरी को लेकर इस जगह से निकलते हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। बाबा की गौरी के ऊपर पानी का छिड़काव करते ही एक झटके से गौरी उठकर बैठ गई। वो उस झटके की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। बाबा, ये क्या? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? मैं जमीन पर क्या कर रही हूं और मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? गौरी ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ नहीं गौरी, चलो हमें गांव में वापस लौटना है, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन सिद्धार्थ, हम ऐसे नहीं जा सकते। हमें अंकल और आंटी के बारे में पता लगाना है। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है। वे लोग न जाने किस हाल में होंगे, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। हम यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। हमें तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ तो पता लगाना ही होगा। हम सब यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर इसीलिए आए हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पिछले 2 दिनों में गौरी के साथ 2 बार हादसे हो चुके। मैं अपने स्वार्थ के लिए गौरी की जान दांव पर नहीं लगा सकता, सिद्धार्थ ने कहा। जब वो तीनों लोग वहां से जाने या रुकने के बारे में बात कर रहे थे, उसी बीच वहां पर एक उल्लू उड़कर अंदर आ गया। रोशनी की वजह से उल्लू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो इधर उधर टकराने लगा। वे तीनों लोग उस उल्लू की हरकत को गौर से देखने लगे और तभी वो उल्लू आवाज करता हुआ जाकर एक टेबल पर बैठ गया और वहां बैठते ही वो थोड़ा तड़पने लगा और खुद ब खुद मर गया। ये देखकर सिद्धार्थ दौड़कर टेबल के पास पहुंचा तो वो उल्लू उन सब के सामने एक ही पल में राख हो चुका था। लेकिन सिद्धार्थ को उसी टेबल पर उसके डैडी की फेवरेट रोलेक्स वॉच दिखाई दी। बाबा, ये देखिए, ये मेरे डैडी की ही घड़ी है। इसका मतलब वे लोग यहीं कहीं पास में हैं, सिद्धार्थ ने कहा। उन लोगों के पास सिद्धार्थ के पेरेंट्स के गायब होने के बाद यह पहली बार था जब उन लोगों को कोई क्लू मिला था। सूखे कुएं की राख में जब हो चांद का उजियारा, फूल को करके धूल, मिलेगा आगे गलियारा। गौरी ने टेबल पर लिखी बात को पढ़ा। सिद्धार्थ, देखो, इस टेबल पर हमारे लिए अगली पहेली लिखी है। मैं इस पहेली को समझ चुकी हूं। तुम उसे कागज पर लिख लो या इमेज क्लिक कर लो। हो सकता है ये हमें अंकल आंटी तक पहुंचा दे, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ गौरी की इंटेलिजेंस का भी कायल होते जा रहा था। वो तो उसे बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसके मम्मी डैडी के ढूंढने के लिए जिस तरह से गौरी अपनी जान की बाजी लगा रही थी, उससे वो सचमुच उसका दीवाना होते जा रहा था। इन हालतों में सिद्धार्थ अपने प्यार का इजहार करता भी तो कैसे? जैसे सिद्धार्थ की हवेली में आने की खबर को सुनकर किसी भी बात की परवाह किए बिना गौरी वहां दौड़ी चली आई थी। उससे सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरी के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स थी। सिद्धार्थ ने इस बारे में गौरी से सवाल भी किया था,
लेकिन गौरी ने बार बार उसके वहां आने और सिद्धार्थ की जान बचाने को लेकर एक ही वजह बताई थी कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो बस अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रही थी। हमें अब और ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमने बिना सोचे समझे आज ही यहाँ पर आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा यही होगा कि हम जल्दी से यहाँ से गांव में वापस चले जाएं। बूढ़े बाबा ने कहा। सिद्धार्थ, बाबा सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मेरे पैर पर लगी चोट से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ ने भी इस बात को समझा और वे तीनों हवेली से बाहर निकले। हवेली के बाहर एक बड़ा अजीब सा माहौल था। चारों तरफ अजीब सा धुआं फैला हुआ था, लेकिन उन लोगों को इन छोटी मोटी परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो जल्द से जल्द बस वहां से बाहर निकलना था। वे तीनों जब सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर बजाज को होश आ चुका है। हालांकि वो अभी भी बिस्तर पर ही लेटे हुए थे, लेकिन अब वो पहले से बेहतर थे। गौरी, तुम यहां कब आई? तुम्हें यहां किसने बुलाया? और अगर तुम यहां पहले ही आ गई थी तो अभी तुम कहां से आ रही हो? मिस्टर बजाज ने सवालों की बारिश करते हुए गौरी से पूछा। डैडी, एक्चुअली मैंने आपके मोबाइल पर कॉल किया था। मुझे जब से आप वीरानगढ़ आए थे तब से आपकी चिंता हो रही थी। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट स्टूडेंट हूँ। मैंने इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत सुना और पढ़ा भी था, लेकिन उन किताबों में सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये एक रहस्यमय जगह है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में पता लगाने की हिम्मत गवर्नमेंट एजेंसीज में तय नहीं है, गौरी ने कहा। लेकिन गौरी, मेरे पास तो तुम्हारा फोन आया ही नहीं, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, मैंने जब फोन किया था तब तो उस वक्त आप पहले ही उस एक्सीडेंट का शिकार हो चुके थे और मेरे बार बार फोन करने पर सिद्धार्थ ने फोन को पिक किया था, गौरी ने अपनी डैडी को बताया। सिद्धार्थ बेटा, मैं जानता हूं कि आपके पेरेंट्स के हमारे परिवार पर बहुत सारे एहसान हैं, लेकिन फिर भी गौरी मेरी इकलौती बेटी है। तुम्हें गौरी को यहां नहीं बुलाना चाहिए था, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, सिद्धार्थ ने मुझे यहां आने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। उसने तो मुझे आपकी हालत के बारे में बताया ही नहीं था। उसने तो मुझे यह भी कहा था कि उस वक्त उस पेड़ के गिरने की वजह से वीरानगढ़ का रास्ता बंद हो चुका था। मैं आपको इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं चली आई, गौरी ने कहा। गौरी बेटा, यह जगह श्रापित है। यहां एक बार जो आ गया वो दोबारा जिंदा वापस नहीं लौट सकता। यहां सचमुच इतना खतरा होगा? मैं भी इससे अनजान था। अब हम तीनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। भगवान जाने आगे क्या होगा, मिस्टर बजाज ने गौरी से कहा। डैडी, मुझे यहां आकर पता चला कि यहां की भूता हवेली में सिद्धार्थ के पेरेंट्स कहीं लापता हो गए हैं और सिद्धार्थ उन्हें ढूंढने गया है। मैं सिद्धार्थ को वहां अकेले कैसे छोड़ सकती थी? आखिर वो मेरे बचपन का दोस्त है। तुम यहां आ गई हो, ये एक सच्चाई है, लेकिन मैं तुम्हें उस हवेली में दोबारा जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम यहीं मेरे पास रहोगी। हम कोशिश करेंगे कि हमें बाहर से कोई मदद मिल जाए, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, जितनी जल्दी आप हकीकत को समझ लें उतना ही अच्छा होगा कि इस वीरानगढ़ में बाहर से कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। इस जगह से पहले ही बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिद्धार्थ ने भी अपने पेरेंट्स के खोने की खबर इस एरिया के पुलिस सुपरिटेंडेंट को पहले ही दे दी थी, लेकिन अब तक यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ से निकलने का रास्ता उस हवेली से होकर ही गुजरता है। हम वैसे भी यहाँ पर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। मुझे सिद्धार्थ के साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा, गौरी ने कहा। लेकिन इतना कहकर मिस्टर बजाज रुक गए। क्या मिस्टर बजाज वीरानगढ़ के बारे में कुछ खुलासा करना चाहते थे? क्या उन्हें उस रात कुछ और पता चला था? क्या वो गौरी को सिद्धार्थ का साथ देने की परमिशन दे देंगे? क्या बाहर से कोई उन लोगों की मदद करने के लिए वहां आएगा? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। जब